मुझे चांद चाहिए। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे शाहजहांपुर के मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से निकलकर फिल्मी दुनिया के चमकते सितारों में अपना नाम लिखवाने वाली एक ऐसी कलाकार की कहानी है जो अपनी महत्वाकांक्षा के शिखर की ओर बढ़ती ही चली जाती है। अब तक आपने देखा, अपनी टीचर और मार्गदर्शक दिव्या कत्याल को अपना आदर्श मानकर वर्षा उससे प्रेम कर बैठती है। ये प्रेम भावनाओं की इतनी गहराई तक बैठ चुका होता है कि उससे बिछुड़ने की कल्पना मात्र से वर्षा आत्महत्या जैसा अपराध कर बैठती है। वर्षा के परिवार की पिछड़ी मानसिकता और आर्थिक तंगी से दिव्या अच्छी तरह परिचित है। इसलिए वर्षा को गर्मी की छुट्टियों में स्कूल लाइब्रेरी में किताबों की सूची बनाने का काम दिलवाती है। दिव्या उसकी जिंदगी में पहली कमाई का सबब बनती है। दिव्या के आमंत्रण पर वर्षा नाटक में अभिनय करने के लिए लखनऊ जाने की गुपचुप तैयारी करती है। ये क्या है? सूटकेस। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, अभी अंधा नहीं हुआ, पर लाइव क्यों हो? मुझे परसों लखनऊ जाना है। माँ की हालत तुम जानती नहीं, झल्ली अकेले रसोई संभाल लेगी? मैंने महीने भर के लिए महाराजन का बंदोबस्त कर दिया दादा। कौन महाराजन? मोती फूल की चमेली, वो दोनों जन रसोई कर जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? यहाँ पैसे को नाले पड़े हैं और तुम हो के महाराजन को? पैसे मैं दूंगी, 60 रुपए कल मुझे कॉलेज से मिल जाएंगे। बड़ी धन्नासेठ बन गई है तू। सुन, बहुत हो गई रानीला, चुपचाप घर में बैठ। मुझे जाना है दादा, वहाँ जून में ड्रामा है। इसकी इतनी परीक्षा मत ले। मैं जाऊंगी। जिद्दी वर्षा एक बार जो ठान लेती है तो पूरा करके दिखाती है। लखनऊ का पता और ये पैसे 6-7 जुलाई तक लौटाऊंगी। अजी सुनते हो, सिलबिल जा रही है। और 36 पीढ़ियों वाली परंपरा के इस परिवार में महाभारत का बिगुल बज जाता है। क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ मुझे लखनऊ जाना है। मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ कि तुम्हें कहीं नहीं जाना। मेरा जाना बहुत जरूरी है दादा। साकर को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे जाना है। सिबिल, वो हो जाएगा जो घर में कभी नहीं हुआ। वहाँ नाटक होगा, मुझे जाना है। ताकि जान छूट जाए। किसी को मत मारो। बाहर रखा, माँ बाप के विरुद्ध विद्रोह की पताका फहराते हुए वर्षा आखिरकार घर की दहलीज पार कर ही जाती है। वर्षा की जीवन की दृष्टि और कारगुजारियां परंपरावादी पगडंडी से बिल्कुल उल्टी जा रही हैं रंगमंच की ओर। ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं, शबाब व शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है। मंजिलों की खोज में इधर हर एक रहे गुजर, जमा जमा हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमीं। शाहजहांपुर में अब तक की सारी जिंदगी काटने वाली वर्षा अपने प्रदेश की राजधानी देखकर निहाल हो जाती है और वर्षा की जिंदगी कुछ देर के लिए एक हसीन मोड़ पर आकर ठहर जाती है। हेलो, मैं हूं मिट्टू। वैसे ये नाम दादी ने दिया है और मैं सबका मन जीत लेता हूं, इसलिए लोग मुझे मन मिट्टू कहते हैं। तुम वर्षा हो ना? अरे घबरा रही हो? घबराने की कोई जरूरत नहीं, मिट्टू के साथ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स रिलैक्स, बैठो बैठो। दिव्या के थिएटर ग्रुप के दोस्तों मिट्टू और रोहन से मिलकर वर्षा बहुत प्रभावित होती है। रोहन दिव्या का एक ऐसा प्रेमी है जो उससे निश्चल प्रेम करता है। वर्षा और दिव्या का साथ उसे एक सुखद एहसास करवाता है। दरअसल मैं दिव्या और तुम्हें देखकर भौचक्का हो जाता हूँ। मैं किसी के लिए ईर्ष्या का कारण हो सकती हूँ, ये जानकर और भी भौचक्की हो गई। भाई तुम लोग तो प्रोडक्शन की आत्मा हो, मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट संभालता हूँ। मेरी जगह कोई भी औसत इंटेलिजेंस का आदमी ले सकता है। दिव्या और रोहन की दोस्ती की कहानी सुनकर वर्षा उसके एक तरफा प्यार को दिव्या तक पहुंचाने के लिए मन ही मन निश्चय कर लेती है। रोहन, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम जैसा कदरदान पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। वर्षा को ताज्जुब होता है कि रोहन जैसे प्यारे इंसान की भावनाओं को समझने में दिव्या चूक कैसे कर गई। तुमने
तुमने दिव्या से बताया क्यों नहीं? उसकी कई वजह हैं। हमारे सर्कल में हमेशा दिव्या से प्रेम करने वाला कोई ना कोई अच्छा कैंडिडेट जरूर रहता था और मुझे अंदेशा हो जाता था कि दिव्या उसमें दिलचस्पी ले रही है। लेकिन बाद में जाहिर होता था कि दिव्या का रुख सिर्फ एक हेल्दी फ्रेंडशिप का है। फिर मुझे ये भी डर लगा रहता था अगर मैंने इजहार तमन्ना किया और दिव्या ने अफसोस से कह दिया कि रोहन तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मैं समझती थी स्त्री पुरुष के रिलेशन में एक हेल्दी फ्रेंडशिप हो सकती है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड माना है। हे प्रभु। और वर्षा दो बिछड़े प्रेमी को मिलाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। दिव्या को पुरुष का प्रेम देना और रोहन को मनचाही स्त्री का प्रेम देना। आमीन। ए लड़की, किसी ने मुझसे कुछ कहा? मम्मी मुझसे कहती है कि तुम बहुत ड्रामेबाज हो, पर तुम तो मेरे भी कान काटती हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने कौन सा ड्रामा किया है? अभी तुमने क्या बोला? ओह, वो तो बस मेरे और प्रभु के बीच डायलॉग चल रहे थे। पर उसमें दूसरों के नाम क्यों आए? सब अपने हैं। तुम्हें रोहन के लिए उसकी मनचाही स्त्री चाहिए। रोहन बहुत भला है, उसमें आदर्श पति के सारे गुण हैं। तुम्हें कैसे मालूम? बस मेरी इंस्टिंक्ट कहती है। पर मेरे लिए पुरुष का प्रेम क्यों मांगा? मैंने बोला है मुझे पुरुष के प्रेम से नफरत है। तुम भूल कर रही हो। उसे सुधारने की कोशिश मेरा कर्तव्य है। अच्छा, मैं भूल कर रही हूँ? तुम अंदर से बहुत अकेली हो। तुम्हारा अकेलापन तुम्हें चुभता है, काटता है, चबाता है, निगलता है। जैसे ड्रैक्युला के खून पीने पर शिकार स्त्री आनंद से चीत्कार करती थी। लेकिन उसका खून कितने दिन तक चलेगा? हाँ, ड्रैक्युला? ये ड्रैक्युला क्या चीज है? बनो मत। सच्ची मुझे नहीं मालूम। स्त्री का खून पीता था? कैसे पीता था? डरो मत, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अपने आप को ढीला छोड़ दो। मैं तुम्हें इस तरह दिव्या वर्षा की अनोखी प्रेम कहानी संबंधों को नया आयाम देती है। नाटक की तैयारी शुरू हो जाती है। वर्षा और मिट्ठू मुख्य पात्र की भूमिका निभाते हैं। वर्षा अपनी भूमिका की छाप छोड़ने के लिए अपनी वेशभूषा का चुनाव खुद से करती है। संसार त्याग की भूमिका है। भगवान का भजन तो अच्छी बात है, पर यूं इस तरह जीवन में निराश नहीं हुआ करते। और फिर अभी तुमने देखा ही क्या है? जिसकी कोई आशा पूरी नहीं होती चाचा जी, वो निराश नहीं होगी तो और क्या करेगी? थिएटर के प्रति वर्षा का लगाव देखकर मिट्ठू उसके इस काम में मदद करता है और खरीदारी में हाथ बटाता है। ये दो दे दीजिए। वर्षा की सादगी से प्रभावित मिट्ठू उसकी ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करता है। मिट्ठू की दोस्ती सिर्फ रंगमंच की सीमाओं में बंधकर नहीं रह पाती। वर्षा के लिए उसके मन में प्यार का तूफान हिलोरे लेने लगता है। वो उसके एकांत का साथी बनना चाहता है, उसकी निकटता महसूस करना चाहता है, उसके स्पर्श के लिए व्याकुल हो उठता है। अरे एक चीज देखा भाई, तुम नेल पॉलिश नहीं लगाती? कमाल, लिपस्टिक भी नहीं, मेकअप भी नहीं, फूलों के गहने तो पहनती है। फूलों के गहने दुष्यंत जैसे सेंसिटिव पुरुष को प्रभावित करते हैं, आजकल के लड़कों को नहीं। देखो, आजकल के लड़कों को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। टाइम के लिए तुम्हें प्रभावित करने की मुझे क्या आवश्यकता है? ये भी सही है, जो पहले से ही प्रभावित हो उसके ऊपर टाइम क्यों वेस्ट किया जाए? मिट्ठू के परिवार के बारे में बताओ। मिट्ठू के पिता खानदानी रईस और बड़े डॉक्टर हैं। मिट्ठू सबसे बड़ा बेटा है। मिट्ठू का प्यार वर्षा की अनुभूतियों में मीठी गुदगुदी पैदा कर देता है। प्रेम संबंधों के किताबी ज्ञान का महल पुरुष स्पर्श के अनुभव से दरक जाता है। मिट्ठू उसे लेकर भविष्य के सपने देखने लगता है। तब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम सूटकेस लेकर सीधे मेरे घर आ जाना। तुम्हारे घर में कौन सी हैसियत से रहूंगी? अरे थिएटर ग्रुप की हीरोइन की हैसियत। मेरे साथ साथ तुम्हें भी मम्मी बाहर निकाल देंगी। चलो निकलो।
जब तक दादी थी सब अमन चैन था। प्रेम और शादी का बुनियादी अंतर समझने के लिए वर्षा मिट्ठू से उसका नजरिया जानना चाहती है, मगर मिट्ठू की सतही विचारधारा उसके भविष्य के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा देती है। मिट्ठू अपनी मेडिकल की पढ़ाई की अनिश्चितता से परेशान होकर अपने परिवार वालों पर आरोप लगाना शुरू करता है। वो अपनी माँ की बात से कुछ हद तक सहमत दिखाई पड़ता है कि जिंदगी में थिएटर का शौक बुनियादी काम नहीं बन सकता। उसकी दलील से असहमत वर्षा उसके साथ अपने भविष्य को लेकर असमंजस में पड़ जाती है। अपने जीवन में सुंदरता पाने की चाहत में निकली प्रेम डगर की अनुभवहीन वर्षा को मिट्ठू का प्यार कुछ समय के लिए सपनों की दुनिया में ले जाता है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो अनुराधा। ये नाटक के मोहित का डायलॉग है, लेकिन एहसास मेरा है। ये रिश्ता मोहित और अनुराधा का है, वर्षा और मिट्ठू का नहीं। जिंदगी और नाटक में कंफ्यूजन मत करो मिट्ठू। नाटक के मोहित का एहसास अब मिट्ठू के मन में हिलौरे ले रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भूमिका हम कर रहे हैं उसके पात्र से दूरी बनी रहे, ताकि हम उसे गहराई से समझ सकते हैं। उसकी कमियां हमारे सामने उजागर हो जाती हैं और हम उसे टोटलिटी में पोर्ट्रे कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हम जो रोल कर रहे हैं अगर उसके साथ हमारा पूरा लगाव हो जाए तो हम उसे ना सिर्फ बहुत गहराई से समझ सकते हैं बल्कि उसको टोटलिटी में पोर्ट्रे करने में भी बड़ी सहजता से। हर रोल करते समय तुम्हारा यही अप्रोच रहता है? नहीं, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास की भूमिका की थी, जो गांव में बैठी मलिका को भूलकर उज्जैनी की राजकुमारी प्रियंग मंजरी के उत्तरीय से जुड़ जाती। मैं उनसे नाराज हो गया, इसलिए रोल के साथ कोई लगाव नहीं हुआ। फिर तुगलक में अजीज और सूर्य की अंतिम किरण में प्रतोष के साथ यही बात दोहराई। मेरे इतने लंबे एक्टिंग करियर में ये पहली बार एक रोल के साथ ऐसा आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। उसे बेहतर ढंग से स्टेज पर दिखाने के लिए मेरी एक्टिंग स्टाइल में नई नई चीजें जुड़ रही हैं। तुम इसमें रुकावट मत बनो। नाटक में इतना फास्ट होता है? जिंदगी में होता है। अगर जिंदगी में पहली बार हो रहा है तो तुम्हें कैसे पता कि इतना फास्ट होता है? क्योंकि कभी किसी हीरोइन के लिए ऐसा आकर्षण नहीं हुआ और मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया है। नाटक का प्रदर्शन सफल होता है। शाहजहांपुर की मुमताज वर्षा वशिष्ठ के अभिनय की सराहना की जाती है। हाय हाय वर्षा, तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ, वहाँ 3 साल का कोर्स करो और फिर उनकी रेपरटरी कंपनी ज्वाइन कर दो। एक्टिंग में तुम्हारा फ्यूचर है। ड्रामा स्कूल में एडमिशन और एक्टिंग करियर वर्षा के जीवन में सुंदरता पाने की दिशा तो निर्धारित कर देते हैं, मगर महत्वाकांक्षा का राजमार्ग रूढ़िवादी परंपराओं के बीच से होकर जाता है। रीति रिवाजों से बंधी गायत्री अपनी पहली संतान के साथ कुल के परंपरा का निर्वाह करती है। इस चौवन सुल्तानगंज में गायत्री की उपस्थिति शर्मा परिवार के सदस्यों को खुशी की लहर में डुबोए रखती है। क्या हुआ? क्या हुआ? इसकी शक्ल तो एकदम जिज्जी पर गई है ना? भगवान बचाए बड़े बोल से, पर उसकी नाक तो जिज्जी जीजा जी पर ही गई है। अरे जिज्जी, तुम कब आई? अरे यहाँ क्या लेने आई है जन्म जली? जाके मर वही जहाँ महीने भर से डेरा डाले हुई थी। अरे अरे तुम देख क्या रहे हो? इसका झोटा पकड़ के सड़क पे धकेल दो ताकि पाप कटे। अपने ही घर में ऐसा स्वागत, माँ का ये व्यवहार वर्षा को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर विवश कर देता है।
नाटक में हिस्सा लेकर बिरादरी की नाक कटवाने वाली वर्षा वशिष्ठ के लिए जल्दी से जल्दी ब्याह करके पिंड छुड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लड़की मुझे पसंद है। 2 बच्चों के नौकरीशुदा बाप विधुर अनमोल भूषण से वर्षा की विवाह की बात चलाई जाती है। मुझे आपकी बेटी से संबंध स्वीकार है। ठीक है, आप संध्या को कृपया घर पे आइए। अरे आप मोहल्ले वालों की टोका टाकी के डर से घर की देखा दाखी को बचाना चाहते थे, इसीलिए तो स्टेशन की योजना बनी थी। आपकी शंका ठीक है दीक्षित जी, पर यह लड़की थोड़े स्वतंत्र विचारों की है, उसका इनको एक बार देख लेना जरूरी है। वर्षा की रग रग से वाकिफ शर्मा जी अपनी परंपरा को तोड़कर पहली बार लड़की को उसके होने वाले पति से सामना करवाना चाहते हैं, जिससे अपनी जवाबदेही से स्वयं बच जाएं। होने वाला दामाद वर्षा को 1 महीने में सुधार देने की गारंटी देता है। जरा बैठक में तो आओ। क्यों? कौन है वहां? मैं बताता हूँ, अनमोल भूषण। तुम इनके साथ जीजी का ब्याह करोगे? इनको 25 रुपए महीने की नौकरानी की जरूरत है जो इनके बच्चे संभाले। हम गरीब है तो क्या हमारा दिल पत्थर का हो गया? ये भी सिलबिल की तरह बेलगाम हो गया है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। तुम काहे दिखाने की जिद कर रहे हो? सीधे हाथ पांव बांध के मड़वे में बिठा दो। बेटी, अनमोल भूषण जी ने तुम्हें पसंद कर लिया है, वे जल्दी लगन चाहते हैं। हाँ, पैसे की मांग तो नहीं होगी ना उनकी, जब ही बलिहारी जा रहे हो उन पर। मेरी जिज्जी कोई ऐसी गई बीती नहीं है जो किसी भी खड़ूस के साथ बांध दोगे उसको। मैं सिलबिल का दुश्मन हूँ। बेटी, एक बार देख लो उनको। सिलबिल, तुम सांवली हो, वो तो बिल्ली के भाग से छीका फूटा जो तुम उन्हें पसंद आई। अरे तो सारी दुनिया पड़ी है ना, कहीं और जाके एहसान करें। मेरी जिज्जी के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? तुम सीधे बोल दो उनको, घोड़े पे बैठ के आ जाए। और ऐन मौके पर ये घर से रफू चक्कर हो गई तो? दादा, मैं तुमसे बहस करते करते थक गई हूँ। मुझे सिर्फ 1 साल का समय दे दो। बीए पास करके मैं अपनी छाया इस घर से हटा लूंगी। बिना लगन के तेरी छाया हटेगी कैसे? कैसे भी हटे अम्मा। दादा, बस 1 साल की भीख दे दो। बेटी, एक बार देख लोगी तो क्या गंगा उल्टी बहने लगेगी? जिस रास्ते जाना नहीं, वहां देखने का क्या मतलब? सिलबिल, सिलबिल, सिलबिल! अरे ये जन्म की भीख ऐसे नहीं मारने वाली। इसको तो छोटा पकड़ के मड़वे में बिठा दो। तुम बर्दाश्त की सीमा पार कर चुकी हो। मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाती हो बैठक में। दादा, 1 कदम आगे बढ़ा है और मैं नीचे कूद गई। कछु न भावे नींद न आवे, जगत निराश लगे, बाबा के गले में फांस लगे। आंगन खड़ी सयानी बेटी। मेरा तबादला फिर से शाहजहांपुर हो गया। जहां महादेव का तबादला घर की स्थिति को सामान्य कर देता है, वहीं मन को नोचने वाले तीखे महाभारत के बाद आखिर वर्षा को महत्वाकांक्षा के राजमार्ग पर जाने का परमिट मिल जाता है। ड्रामा स्कूल में इंटरव्यू है। इंटरव्यू का लेटर देखकर हाथापाई पर उतारू महादेव वर्षा को बाथरूम में बंद कर देता है। डिग्री कॉलेज स्टाफ की मदद से किशोर वर्षा को छुड़ाकर डॉक्टर सिंगल के साथ स्टेशन ले जाता है। वर्षा को लेकर ट्रेन चल पड़ती है और यहां से शुरू होती है वर्षा की महत्वाकांक्षा की उड़ान। नाट्य विद्यालय का खुशनुमा माहौल, खुले दिल के लोग, हंसते मुस्कुराते नए चेहरे। शाहजहांपुर की दबी सकुची मध्यम वर्गीय वर्षा वशिष्ठ इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाती है। नई जिंदगी, उन्मुक्त माहौल, खुली हवा वर्षा की जिंदगी बदल कर रख देती है। जिंदगी में सफलता पाने की चाह और ऊंचाइयों का सफर, ऐसे में उसे मिलता है मन का मीत।
हर्षवर्धन। और आगे बढ़ती है प्रेम कहानी वर्षा और हर्ष की। चुलबुली शरारतें, रूठना मनाना, जिंदगी की गंभीरता और निहायत अपनापन। ये कहानी है चांद को छूने की, पाने की, वर्षा की, हर्ष की।